प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम वर्तमान में राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्रम का अध्ययन कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्रम में राजस्थान की ऐसी नदियां जो सीधे अपना जल यमुना की ओर ले जाती हैं, फिर यमुना नदी गंगा के माध्यम से जो है वो बंगाल की खाड़ी तक अपना जल ले जाती है। तो ऐसी 3 नदियां हैं, चंबल है, बाणगंगा है और गंभीर है। तो उसमें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी चंबल नदी का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बाणगंगा तथा जो है वो गंभीर नदी का अध्ययन जो है वो कर लिया है। अब अगर अपन लोग चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी तथा प्रमुख नदी है। और ये नदी एक ऐसी नदी है जो 12 महीने तक जो है वो जल का प्रवाह जिस नदी के अंदर होता है। और ऐसी सिर्फ 2 ही नदियां है राजस्थान की जिसमें 12 महीने जल जो है प्रवाहित होता है, जिसको सदा नीरा यानी हमेशा जो है वो जल ले जाने वाली, अथवा जिसको 12 मास यानी 12 महीनों तक जिसमें जल प्रवाहित होता है, ऐसी नदियां कहते हैं। एक तो चंबल है और दूसरी कौन सी है? माही नदी। और दोनों ही नदियां दक्षिण से होकर के आती है। तो जब हम लोग यहाँ पर इस नदी की बात करते हैं तो ये नदी जो निकलती है वो नदी कहाँ से होकर के निकलती है? तो ये नदी निकलती है आपके, इसका उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से। और जनापाव की पहाड़ियां कहाँ पर है? एमपी में है। वहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये तो हो गया इस नदी का उद्गम क्षेत्र। उसके बाद में ये नदी का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो समाप्ति स्थल कौन सा है? यमुना से मिलती है नदी। और यमुना से कहाँ पे मिलती है? ये यूपी में मिलती है। और यूपी में क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी में क्षेत्र हो जाएगा आपके इटावा। वहां पे जाकर के और फिर ये नदी जो है वो यमुना से मिलती है। तो जब अपन लोग इस नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद में फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में फिर ये नदी यूपी में प्रवेश करती है और वहां पे जाकर के समुद्र में मिलती है। तो इसका मतलब ये नदी जो है वो 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। एक तो हो गया आपके मध्य प्रदेश, एक हो गया आप लोगों के राजस्थान और एक हो गया आप लोगों के उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों से होकर के बहती होती है। एक प्रकार से अंतर्राज्यीय नदी है। अब जब अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये नदी जो है वो राजस्थान के अंदर किन किन जिलों से होकर के बहती है, तो राजस्थान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र का जब हम बात करते हैं तो प्रवाह क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ट्रिक्स है। और वो ट्रिक्स कौन सी है? चीको भू सक धो, ये ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स से आपको राजस्थान में वो 6 जिले जहां से होकर के चंबल नदी जो है वो प्रवाहित होती है वो आप लोगों को पता चलेगा। तो जैसे सबसे पहले ची का मतलब कौन सा जिला हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है, जहाँ पे ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में है को का मतलब कौन सा जिला हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपके कोटा जिला, जहाँ ये नदी बहती है। उसके बाद में फिर ये नदी कहाँ जाती है? तो ये नदी जाती है आपके बूंदी में जाती है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये नदी कहाँ जाती है? यानी कि स से कहाँ पर जाती है नदी? तो स से जाती है आपके सवाई माधोपुर में जाती है। उसके बाद में फिर ये नदी क यानी कहाँ पर जाती है? तो ये नदी जाती है आपके करौली में। और फिर जो है वो धो का मतलब हो जाएगा धौलपुर। तो इस प्रकार से ये जो 6 जिले हैं जहां से होकर के ये नदी जो है गुजरती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर। अब यहाँ पे हमारा एक तो प्रश्न ये बनता है कि ये नदी जो है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होकर के करती है? तो राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश स्थल है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा क्षेत्र है? चौरासीगढ़ है। तो चौरासीगढ़ से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में अपन लोग जब देखते हैं तो यहाँ सवाई माधोपुर के अंदर एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम क्या है? पालिया। क्या नाम है इस क्षेत्र का? सवाई माधोपुर में पालिया। वहां से लेकर के और फिर यहाँ धौलपुर में एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम क्या है? पीनाहट। क्या नाम है? पीनाहट। तो पीनाहट से लेकर के और फिर पालिया के बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और इस सीमा को अपन लोग क्या कहते हैं? इसको अपन लोग कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा किसके बीच में बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाती है। कितने किलोमीटर लंबी बनाती है? तो 241 किलोमीटर लंबी। इस प्रकार से राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? 241 किलोमीटर। किसके साथ में सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश के साथ में। कहां से? पालिया, सवाई माधोपुर से पीनाहट, धौलपुर के बीच में। अब यहाँ अपन लोग इस नदी की कुल लंबाई की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो इसकी कुल लंबाई है आपके 966 किलोमीटर है। और जिसमें से राजस्थान में ये नदी कितनी बहती है? तो राजस्थान में ये नदी 135 किलोमीटर बहती है।
तो कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, उसमें से राजस्थान में ये नदी कितने किलोमीटर बहती है? 135 किलोमीटर बहती है। अब जब अपन लोग इसी चंबल नदी से रिलेटेड कुछ चीजें जब अपन देखते हैं तो इसके कुछ उपनाम हैं और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब उपनाम की बात करें तो एक तो इस नदी को अपन क्या कहते हैं? चर्मणवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस नदी को? चर्मणवती कहते हैं। उसके बाद में ये किस प्रकार की नदी है? तो ये नदी सदा नीरा अथवा 12मासी नदी है। उसके अलावा इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या कहते हैं इस नदी को? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो ये नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अवनलिका अपर्दन। और इसमें बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं और उन बीहड़ों में डाकू निवास करते हैं, इसलिए ये नदी जो है वो अपने प्रवाह क्षेत्र में बीहड़ों के निर्माण के लिए कुख्यात है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। क्योंकि ये नदी जहां से, जब ये नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है तो ढाल 1 से 1.5 डिग्री का ढाल मिल जाता है। तो उस ढाल के कारण ये नदी जब तेज गति से बहती है तो जो कोमल चट्टानें हैं वो तो अपने भाग पर कट जाती है तथा कठोर चट्टानें रह जाती हैं। तो इस प्रकार से कोमल और कठोर चट्टानों के कारण इस प्रकार की उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो जाता है और उस उबड़ खाबड़ भूमि को अपन क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो ये नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में बीहड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है। उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखें तो ये नदी जो है वो जल की उपलब्धता तथा सतही जल की दृष्टिकोण से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो एक तो पहली बात तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये अगर प्रश्न आ जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वहां उत्तर आ जाएगा बनास नदी। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं यहाँ पर तो सतही जल की मात्रा के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ना। तो सतही जल की मात्रा के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करें इसमें तो जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी जिसमें सर्वाधिक जल है। तो जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? चंबल है। तो इस दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है ना। तो सतही जल की मात्रा के आधार पर तथा तो जल की उपलब्धता के आधार पर ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं तो ये नदी यहाँ से जो है कोटा और बूंदी के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कोटा और बूंदी के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली नदी जो है वो कौन सी है? तो ये नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी, जो कोटा और बूंदी के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो केशोरायपाटन बूंदी के निकट ये नदी जो है सर्वाधिक गहरी है ना। तो बूंदी में एक क्षेत्र है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? केशोरायपाटन। और ये केशोरायपाटन जो है बूंदी, वहां पे ये नदी जो है सर्वाधिक गहरी है। तो चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? केशोरायपाटन बूंदी में इस नदी की जो है गहराई सर्वाधिक पाई जाती है। अब फिर अपन लोग जब बात करते हैं तो इस नदी के ऊपर राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है और वो जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना, और वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है। और कहाँ पर है? बेसरोडगढ़ के निकट। कहाँ पर है? बेसरोडगढ़ के निकट। और ये बेसरोडगढ़ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा हो गया? चूलिया जलप्रपात हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है? ये बेसरोडगढ़ के निकट है। और यहीं पर बेसरोडगढ़ के निकट इस चंबल नदी से एक और नदी मिलती है, और वो नदी कौन सी मिलती है? चंबल के साथ में बामनी नदी मिलती है। चंबल के साथ में कौन सी नदी मिलती है? बामनी। तो चंबल और बामनी दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बेसरोडगढ़ के निकट चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार की स्थिति है इस नदी की। अब यहाँ जब अपन लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन इसमें कई बार एक प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में इस नदी की सहायक नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश में सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश में इस नदी से मिलती है? तो वो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? क्षिप्रा।
कौन सी नदी हो जाएगी? क्षिप्रा। और क्षिप्रा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर, है ना। तो जो हमारा ऐतिहासिक पौराणिक शहर है उज्जैन वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। और ये कहाँ पे जो है वो चंबल नदी से मिलती है? तो ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी से मिलती है। तो राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में चंबल से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? मुख्य नदी क्षिप्रा है। और ये जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। अब जब अपन लोग बात करते हैं इस नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो दो प्रकार से हो जाएंगी, है ना। सहायक नदियां दो प्रकार से हो जाएंगी और वो दो भाग हो जाएंगे। एक तो है आप लोगों के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां और एक हो जाएगी आपके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं, एक तो हो जाएगी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, ठीक है, और एक हो जाएगी आपके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, है ना। तो अब बाईं ओर से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां है वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे अपन लोग जब बात करते हैं तो बामनी, कुराल और बनास। कौन कौन सी हैं? बामनी, कुराल और बनास। ये दोनों तो हैं आप लोगों के बाईं ओर से मिलकर इसमें मिलती है। तो एक तो हो जाएगी बामनी, ठीक है, दूसरी हो जाएगी कुराल और तीसरी हो जाएगी बनास। ये तीनों इसकी वो सहायक नदियां हैं जो इस नदी में बाईं तरफ से होकर के चंबल नदी में मिलती हैं। तो बाईं ओर से चंबल में मिलने वाली चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बामनी, कुराल और बनास। तथा दाईं ओर से होकर के चंबल में मिलने वाली चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, क्षिप्रा है। क्षिप्रा के बाद में फिर काली सिंध, पार्वती और सीप, है ना। तो एक तो कौन सी नदी हो जाएगी? एक हो जाएगी क्षिप्रा, उसके बाद में हो जाएगी आपके काली सिंध, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगी आपके पार्वती और उसके बाद में हो जाएगी आपके सीप, है ना। तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और सीप जो है ये चंबल में दाईं ओर से होकर के मिलने वाली नदियां हैं। तो दाईं ओर से होकर के मिलने वाली नदियां मुख्य कौन कौन सी हो जाएंगी? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और सीप। तथा बाईं ओर से कौन सी नदियां इसमें मिलेंगी? बामनी, कुराल और बनास। ये इसमें बाईं ओर से होकर के इस नदी के अंदर मिल जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ पे जाकर के फिर हुआ चंबल नदी का कुछ जो है वो महत्वपूर्ण पक्ष। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।